हेलो 10th क्लास। अपने चैप्टर 9 का पार्ट 2 वन्य जीव के बारे में। अब उसका पार्ट 2 है वैविध्यपूर्ण वन्य जीव। उससे पहले हमने पढ़ा है वन एवं वन्य जीव संसाधन, जिसमें वनों के प्रकार, फिर निर्वरीकरण के प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे वैविध्यपूर्ण वन्य जीव। ये पार्ट 2 है उसी चैप्टर का। ओके। भारत में जलवायु एवं भूपृष्ठ के संदर्भ में काफी विविधता पाई जाती है। इस भौगोलिक वैविध्य के कारण जीव जंतु, पशु पक्षी एवं वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है। विश्व में पशु पक्षियों की लगभग 15 लाख प्रजातियां कितनी हैं? 15 लाख। इनमें से 81,251 जितनी प्रजातियां भारत में देखी जा सकती हैं। जैव वैविध्य की दृष्टि से भारत का विश्व में 12वां स्थान है। भारत में एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका के तीनों प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। अफ्रीका के जरक, चिकारा, यूरोपीय लकड़बग्गा, जंगली बकरियां एवं कश्मीरी मृग, दक्षिणी पूर्व एशिया के हाथी, गिबन जो बंदर की एक प्रजाति है, आदि मिलते हैं। भारतीय जैव वैविध्य में काले भालू, एक सिंगी भारतीय गेंडा, हिरन, विविध प्रकार के सांप, मुख्य पक्षियों में मोर, गोराड़, बाज, कलकलिया, सुरखा और सारस पाए जाते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर पाया जाता है हिम तेंदुआ। वहीं ठंडे वनों में मिलते लाल पांडा भालू विशिष्ट प्राणी हैं। वर्तमान समय में भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहां बाघ एवं सिंह अपने प्राकृतिक निवास में विचरण करते हैं। ठंडी की ऋतु में राजस्थान में केवलादेव के राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर एवं गुजरात के नल सरोवर जैसे जल प्लावित क्षेत्रों में असंख्य यायावर पक्षी दूर दूर से ठंडी बिताने आते हैं। जैसे साइबेरियन सारस है, ये सब सर्दी की ऋतु में भारत में आते हैं। ठीक है। ओडिशा के समुद्री किनारे रेत तट पर समुद्री कछुए अंडे देने बाहर आते हैं। ओडिशा में जो कछुए बहुत बड़ी मात्रा में है पानी के अंदर, जब अंडे देने के लिए वो बाहर आते हैं। भारतीय अजगर और विविध प्रकार के सांप तथा दक्षिण के घने वर्षा वनों में राजनाग भी पाए जाते हैं। अब लुप्त होते वन्य जीव। लुप्त मतलब जो खत्म हो रहे वो। आज विश्व के असंख्य वन्य जीव विनाश की सीमा पर खड़े हैं। विगत सदी के प्रारंभ में बाघ संपूर्ण भारत में पाए जाते थे। उस समय गुजरात में ईडर, अंबाजी, पंचामहल और डांग के जंगलों में बाघ मिलते थे। आज गुजरात के जंगलों में बाघ संपूर्ण नष्ट हो गए। भारतीय जंगलों से चीता भी नष्ट हो गया है। पहले भारतीय जंगलों में सहज रूप में मिलते अनेक पक्षियों की जातियां सौभाग्यवशी दिखती है। इनमें गिद्ध, गुलाबी गर्दन वाली बतख, सारस, उल्लू आदि भविष्य में लुप्त होने की तैयारी में है। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में एक समय व्यापक प्रमाण में दिखने वाले बड़े चिलोत्रा आज सरलता से नहीं मिलते। नदियों के मीठे पानी में पाए जाने वाले घड़ियाल जो मगर की प्रजाति, मगर जैसे ही होते, मतलब छोटे रूप में होते, गोंगेन डॉल्फिन के अस्तित्व पर आज बड़ा संकट है। मतलब ये सब खत्म होने के कगार पर प्रजाति है वो। ओडिशा, गुजरात आदि राज्यों के समुद्र किनारे अंडा देने आते समुद्री कछुओं की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। एक समय गुजरात की नर्मदा, तापी, माही एवं साबरमती सहित नदियों में मिलने वाले जल बिल्ली इस क्षेत्र में लुप्त होने के कगार पर है। इस स्थिति के बारे में गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। वन्य जीवों के विनाश के कारण, मतलब वन्य जीवों का विनाश कैसे हो रहा है? जंगलों के क्षेत्रों में घास भूमि एवं जल प्लावित क्षेत्रों में होने वाली मनुष्य की दखल अंदाजी से वन्य जीवों की प्राकृतिक विरासत को जोखिम खड़ा हुआ है कि हम जंगलों में जाते, उनमें अपनी दखल अंदाजी करते, उससे वो लोग मतलब डर के मारे भाग जाते और खत्म होने के कगार पर आ गए। जंगलों का विनाश प्राकृतिक असंतुलन के लिए सबसे बड़ा कारण है। इसका अंतिम प्रभाव वन्य जीवों की संख्या घटाता है। बाल, खाले, हड्डियों, सींग या नाखून प्राप्त करने के लिए होने वाला शिकार कारणभूत है। मनुष्य के लोभ लालच से होने वाला जंगलों का अतिदोहन, सड़कों, बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण, खनिज खनन, नई बस्तियों या शहरों का विस्तरण वन्य जीवों को निर्वासित करता है। तो ये सब रीजन है वन्य जीव खत्म होने के। घास चारा, ईंधन या पशु चराई के लिए जंगलों पर दबाव बढ़ रहा है। जंगलों की आग अनेक प्रजातियों को खा जाती है।
ये आग यदि बच्चों के पालन या अंडों को देने के समय लगे तो वन्य प्राणियों की संख्या पर बड़े पैमाने पर नकारात्मक प्रभाव होते हैं। स्वयं के प्राकृतिक निवास नष्ट होने से बेघर बने वन्य क्षेत्र से बाहर आने वाले प्राणी मनुष्यों के साथ ही लड़ाई में कई बार जीवन खो देते हैं। प्राणिज औषधियाँ या सुगंधित द्रव्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले शिकार ने उन प्रजातियों को विलुप्ति के किनारे पर ला दिया है। जानने योग्य जैसे लाल पांडा, ये भारत में पूर्व हिमालय के ठंडे वनों में मिलता है। इसका भोजन बांस की कोपले, मतलब जो कच्ची आती है ना पत्तियां, वो अंडे, छोटे पक्षी, जंतु इत्यादि। ये दिन में कम सक्रिय रहता है। भारत के अलावा चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार में इसकी संख्या है। वन्य जीव संरक्षण के उपाय, मतलब अब हम क्या उपाय कर सकते। जंगलों के बारे में हमें अपनी मानसिकता एवं दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। हमें इसे आय का नहीं मिटने वाला स्रोत माने, ये मूर्खता है। इनका संरक्षण होना चाहिए, तब भी वन्य जीवों के प्राकृतिक आश्रय स्थान बचेंगे। जंगलों में तृणहार यानी कि जो घास फूस खाते हैं वो और मांसाहारी प्राणियों की संख्या का संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसके लिए जंगलों में जल स्रोतों की देखभाल एवं पालतू पशुओं की चराई पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाने चाहिए। शिकार रोकने के कड़े कानून एवं उनकी सख्ती से अमलीकरण करना चाहिए। जंगलों में होने वाले गैर कानूनी खनन कार्य, प्रतिबंध तोड़ने पर कड़ी सजा एवं दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। वन्य जीवों के प्रजनन काल में उन्हें विक्षेप न हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं हो हमारा उसके अंदर, या फिर कोई आग वाग नहीं लगे जिससे उनको नुकसान न हो। जंगल क्षेत्रों में होने वाली मत्स्य प्रवृत्ति, वनील पैदाइश, एकत्रीकरण या पर्यटन से वन्य जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर इसके अनुसार कदम उठाने चाहिए। समाज में बड़े पैमाने पर जन जागृति के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। जवाबदार नागरिक समूह को वन्य जीव संरक्षण कार्य के लिए यदि तंत्र शिथिल हो, कमजोर पड़ गया हो तो उस पर दबाव बनाकर इस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब जलचर, गांगे, डॉल्फिन। भारत की गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों में पाए जाने वाली गांगे डॉल्फिन मीठे पानी की प्रजाति हैं। ये सामान्यतः गहरे एवं शांत बहाव वाले नदी प्रवाह के क्षेत्रों में निवास करती है। विश्व में अत्यंत जनसंख्या वाले प्रदेशों में से बहने वाली गंगा नदी में पाई जाती है। नदी में छोड़ा गया गंदा पानी, निर्वनीकरण से होने वाले कांप के कारण, मत्स्य उद्योग, नदी नौकायान, औद्योगिक कचरा आदि के कारण इसके अस्तित्व के सामने खतरा उत्पन्न हुआ है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र के अलावा चंबल नदी में इसकी अल्प संख्या बची है। ये बार बार जल सतह पर आकर श्वास लेने के लिए सुसु आवाज करती है। इस कारण स्थानीय लोग इसे सौंस, सुसु या सुइस के नाम से पहचानते हैं। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश एवं नेपाल की नदियों में भी ये निवास करती है। वर्तमान में गंगा में डॉल्फिन के अस्तित्व के सामने खतरा उत्पन्न हुआ है। मतलब ये सब लुप्त होने के कगार पर जो पशु पक्षी है उनके बारे में, जानवर है उनके बारे में बताए। ठीक है। अब वन्य जीव संरक्षण योजना। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुछ विशिष्ट योजनाओं का अमलीकरण किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत संकटापन्न प्रजातियों एवं निकट के भविष्य में लुप्त होने की कगार पर हो ऐसी प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशिष्ट योजनाएं प्रारंभ की गई है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का संक्षिप्त में परिचय। पहली है बाघ परियोजना। एक अंदाज के अनुसार 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय जंगलों में लगभग 40,000 से ज्यादा बाघ पाए जाने का उल्लेख है। अनियंत्रित गैरकानूनी रूप से होने वाले शिकार एवं निर्वनीकरण के परिणाम स्वरूप बाघ के अस्तित्व के सामने बड़ा संकट उत्पन्न हुआ था। ऐसी स्थिति में 1971 में बाघ को बचाने के उद्देश्य के साथ ये परियोजना शुरू की गई। इसके अनुसार बाघ के प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने एवं उसके पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर श्रृंखलाबद्ध कदम उठाए। अभी देश में कुल 44 क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत कार्यरत है। मतलब बाघ परियोजना कब स्टार्ट की गई? 1971 में। ठीक है, याद रखना। तेंदुआ, ये बिल्ली का कुल का है। सिंह और बाघ की तुलना में कद छोटा होता है। इसकी बस्ती संपूर्ण भारत में पाई जाती है। ये संपूर्ण काले रंग के भी पाए जाते हैं। गुजरात के जंगलों में इनकी बड़ी तादाद है। ये अक्सर मानव बस्तियों में आ जाते हैं। लोग जानकारी के अभाव में अधिकांश इसे चीता का नाम से पहचानते। अब हाथी परियोजना।
1992 में इस प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया। इसका मुख्य हेतु हाथियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण देने का तथा अनेक प्राकृतिक निवास स्थान उनके स्थानांतरण के मार्ग का रक्षण करने का है। वर्तमान समय में देश में 26 जितने हाथियों के लिए संरक्षित विस्तार है। इस योजना के अमलीकरण के बाद जंगलों में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके उपरांत ये योजना पालतू हाथियों के पालन पोषण के लिए भी कार्य करती है। 1971 में बाघ परियोजना, 1992 में हाथी परियोजना। अब चीता। भारत के जंगलों में संपूर्ण नाम से बहुत कम बचे। वर्तमान समय में ये प्राकृतिक निवास में सिर्फ अफ्रीका खंड में दिखाई जाते हैं। भारत में ये बंधनावस्था प्राणी संग्रहालय में, मतलब जो हम देखते जाते ना जू, वहाँ पे है, बाकी तो खत्म हो गए। गैंडा परियोजना। ये परियोजना एक सिंगी भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए बनाई गई है। भारत के अधिकांश गैंडे असम राज्य में पाए जाते हैं। तदुपरांत पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में भी इनकी मर्यादित संख्या है। भारत राइनो विजन 2020 की व्यू रचना के अनुसार भारत में गैंडों की संख्या 3000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। एक सिंगी भारतीय गैंडा। असम में, मतलब उसका एक सिंग, इसलिए वो एक सिंगी नाम से फेमस है। असम में ब्रह्मपुत्र के दलदलीय क्षेत्रों, बंगाल में सुंदरवन के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी सींगों में से दवा बनाने के लिए इसका शिकार होता है। ये तृणहारी जीव है, मतलब ये घास फूस खाता है। संरक्षण के प्रयासों से इसकी संख्या बढ़ी है। अब है घड़ियाल परियोजना। मीठे पानी में पाई जाती मगरों की ये प्रजाति 1970 के दशक में लुप्त होने के कगार पर थी। तब सरकार द्वारा समय रहते उठाए गए कदम स्वरूप ये परियोजना चालू की गई। अब गिद्ध परियोजना। गिद्ध प्रकृति की सफाई कर्मचारी है, मतलब जैसे कि कोई भी पशु पक्षी मर जाता है तो ये गिद्ध आके मतलब उनके मांस को खा जाता है, जिससे मतलब सब गंदगी नहीं फैलती, इसलिए इसको सफाई कर्मचारी बोलते हैं। ये मृत पशुओं का मांस खाता है। भारत में गिद्ध की कुल 9 प्रजातियां दिखाई देती है। गिद्धों की संख्या में हुए असाधारण कमी के कारण 2004 में ये योजना शुरू की गई। हिम तेंदुआ। हिमालय में लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर दिखने वाली ये प्रजाति बर्फ में रहती है। स्थानीय लोगों में हिम तेंदुए के बारे में जानकारी बढ़े और इसके संरक्षण के लिए लोग जागरूक हो, इस उद्देश्य से 2000 में ये परियोजना प्रारंभ की गई। इसके उपरांत कश्मीरी घंगुल परियोजना, लाल पांडा परियोजना, मणिपुर में पाई जाने वाली एक विशिष्ट हिरण प्रजाति के लिए मणिपुर थामिल परियोजना, ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन परियोजना भी कार्यरत है। अब अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव आरक्षित क्षेत्र। मतलब अब अभयारण्य किसे कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कैसे कहते हैं, इसके बारे में। वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से अभयारण्य, मतलब उनको संरक्षित करने के लिए अभयारण्य बनाए गए, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, ताकि उनमें मतलब एक निश्चित एरिया में आप घूम सकते, देख सकते, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्याय समान लगते, पर इनमें थोड़ा अंतर है। इनका हम परिचय प्राप्त करते। पहला है अभयारण्य। निश्चित मात्रा में मानव प्रवृत्तियों को अनुमति दी जाती है। सत्ताधिकारी से अनुमति प्राप्त कर पालतू पशुओं को चराने की छूट प्राप्त की जाती है। वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किसी एक विशेष प्रजाति के लिए की जाती है। अभयारण्य की स्थापना राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रक्रिया द्वारा की जाती है। पेरियार, चंद्रप्रभा, एत्रू नागरम अभयारण्य ये सब प्रख्यात है, मतलब फेमस है। फिर है राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य की तुलना में ये अधिक संरक्षित क्षेत्र है। इसमें एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का समावेश होता है, मतलब बहुत सारे जंतुओं को रखा जाता है। पालतू पशुओं को चराने पर संपूर्ण प्रतिबंध होता है। अभयारण्य की तरह किसी एक विशेष प्रजाति पर यह केंद्रित नहीं होता। इसकी स्थापना राज्य एवं केंद्र सरकार के संकलन से की जाती है। काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावदर, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर, दच्छीगाम आदि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। जीव आरक्षित क्षेत्र की रचना अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार होती है। ये मतलब नेशनल लेवल का है। उस क्षेत्र की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना उद्देश्य होता है। उस क्षेत्र की सभी वनस्पति, जीव जंतु एवं जमीन के उपरांत वहां रहने वाले मानव समुदाय की जीवन शैली का भी संरक्षण किया जाता है। वहां जैव वैविध्य के संदर्भ में संशोधन प्रशिक्षण केंद्रों की विशेष सुविधा खड़ी की जाती है। इस तरह घोषित क्षेत्रों में तमाम प्रकार की बाहरी मानवीय गतिविधियों पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। इस क्षेत्र का औसत क्षेत्रफल 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बड़ा होता है। नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी,
ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, पंचमढ़ी आदि देश के महत्वपूर्ण जैव आरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं। गुजरात में कच्छ के रेगिस्तान के विशिष्ट पारिस्थितिकी संरक्षण के उद्देश्य से 2008 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। मतलब गुजरात का कच्छ क्षेत्र भी जैव आरक्षित है। जैसे भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र 18 है, राष्ट्रीय उद्यान 103 है और अभ्यारण्य 531 है। मतलब ऑल ओवर भारत में। अब गुजरात में जैव आरक्षित क्षेत्र 1 है, राष्ट्रीय उद्यान 4 है और अभ्यारण्य 23 है। विकास की प्रक्रिया अनिवार्य है, परंतु साथ साथ हम समग्र जीव सृष्टि पर होने वाले दुष्प्रभावों के प्रभाव का भी आयोजन के दरमियान ख्याल रखें। ये जरूरी है। कोई एक प्रजाति जब संपूर्ण नष्ट हो जाती है या संकटग्रस्त होती है, तब भोजन श्रृंखला में होने वाली रुकावट के परिणाम अधिकांशतः दूरवर्ती होते हैं। समग्र भोजन श्रृंखला में प्रत्येक जीव जंतु की एक निश्चित भूमिका है। यदि कोई जीव नष्ट हो तो समग्र ढांचे पर भारी विक्षेप पड़ता है। भोजन श्रृंखला में से एक भी सजीव दूर होने पर लंबे समय में इसके परिणाम स्वरूप समग्र नैसर्गिक तंत्र टूट जाता है। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब एक का एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडता होती है, यदि एक भी उसमें से खत्म हो जाए तो वो पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र खराब हो जाएगा और सारी जीव जंतुओं पर मतलब मुसीबत आएगी। मनुष्य तक के प्रभाव देर से पहुंचते हैं। इससे आज हम अधिक सजग नहीं हैं। जिन पर्यावरणीय संकटों का हम सामना कर रहे वे दशक पूर्व दिखाए गए लापरवाही का परिणाम है। आने वाले कल को अधिक उज्जवल बनाने के लिए आयोजन पूर्वक विकास करें तो कोई समस्या नहीं आएगी। पर्यावरण के साथ का मैत्रीपूर्ण व्यवहार आज की नितांत आवश्यकता है। जानने योग्य हेणोतरा, ये प्राणी शुष्क तथा अर्ध शुष्क विस्तारों में आए हुए लवण, जहाँ पे मतलब खारा हो, पानी हो, युक्त जंगलों तथा घास भूमि, रेगिस्तान या अर्ध रेगिस्तानी प्रदेशों में रहता है। गुजरात के कच्छ जिले के छोटे बड़े रेगिस्तान में बन्नी तथा नारायण सरोवर अभ्यारण्य में इसकी बस्ती है। सियार से थोड़ा ऊंचा, भरावदार गोल मुंह, ऊंचे कान से ये पहचाना जा सकता है। छोटे कद के पक्षियों प्राणियों का ये शिकार करता है। इसके पद चिन्हों पर से इसकी उपस्थिति जानी जा सकती है। अब जानने योग्य डुंगांग, ये एक विशिष्ट जलचर है जो भारत के पश्चिमी समुद्री किनारों पर वर्तमान में कम संख्या में देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों के सिवाय इसकी बस्ती अफ्रीका के पूर्व किनारे, दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्र किनारे और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर किनारे पाई जाती है। इसके मुख्य भोजन समुद्री घास एवं वनस्पति है, परंतु कभी कभी ये जलचरों का भोजन भी करता है। इसके मांस एवं चर्बी से तेल प्राप्त करने के लिए इसका शिकार किया जाता है। एक समय डुगांग गुजरात के खासकर सौराष्ट्र किनारे मिलते थे। आज गुजरात के किनारे ये कदाचित ही दिखते, मतलब बहुत कम मात्रा में दिखते हैं। तो ये आज का आपका टॉपिक खत्म। इसके ये अभ्यास प्रश्न देख लेना एक बार, और इसमें से एक दो प्रश्न तो आते हैं, तो बड़े ध्यान से इस चैप्टर का आप अध्ययन करना। नहीं समझ में आया तो आप मुझे एक बार फिर से पूछ लेना। थैंक यू 10th क्लास।